जब हम इतिहास के बड़े बड़े युद्धों के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद राजा, उनकी सेनाएं और बड़ी बड़ी लड़ाइयां, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली वजह कहीं और छिपी हो, हमारी संस्कृतियों में, हमारे रोजमर्रा के जीने के तरीकों में? आज हम पहले इतिहासकार हेरोडोटस की नज़रों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस प्राचीन दुनिया के गहरे सांस्कृतिक मतभेदों ने इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों को जन्म दिया। तो सवाल यही है कि इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ सेनाओं और राजाओं की जिद थी, या फिर कहानी कुछ और ही थी, कुछ ज्यादा गहरी, कुछ ऐसी जो लोगों के दिलों और घरों से जुड़ी हो? हेरोडोटस सिर्फ एक इतिहासकार नहीं थे, वो एक तरह से उस जमाने के एक खोजी पत्रकार थे। वो इस महासंघर्ष के पीछे की वजह, वो क्यों, समझना चाहते थे। और उनका मानना था कि जवाब जंग के मैदान में नहीं, बल्कि लोगों के घरों में, उनके मंदिरों में और उनके बाजारों में छिपा था। तो चलिए हेरोडोटस के साथ उनकी इस खास खोज पर निकलते हैं, पता लगाते हैं कि यूनानियों और उस समय की बाकी दुनिया के बीच टकराव की असली जड़ें आखिर थीं क्या। यही वो एक सवाल था जिसने हेरोडोटस को पूरी दुनिया की यात्रा करने पर मजबूर कर दिया। और यही सवाल हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र बिंदु रहेगा। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि संस्कृतियों की आत्मा को समझने की एक कोशिश है। शुरुआत करते हैं फारसी साम्राज्य से। यहाँ के कुछ रीति रिवाज एक यूनानी के लिए, या कहिए किसी के लिए भी, बिल्कुल अजीब थे। और ये हमें उनके सोचने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मिसाल के तौर पर फारसी लोग फैसले कैसे लेते थे? बड़ा अनोखा तरीका था। वो पहले एकदम होश में किसी मुद्दे पर बहस करते थे और फिर उसी मुद्दे पर नशे में बहस करते थे। और फैसला तभी पक्का माना जाता था जब होश और नशा दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही हो। ये था उनका सच तक पहुंचने का अपना तरीका। फारसी समाज में कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये उनके मिलने के तरीके से ही साफ हो जाता था। अगर दो बराबर के लोग मिल रहे हैं तो वो होठों पर एक चुंबन करते थे, लेकिन अगर कोई अपने से ऊंचे दर्जे के इंसान से मिलता तो उसे जमीन पर लेटकर प्रणाम करना पड़ता था। ये यूनानियों के लिए बिल्कुल उल्टा था, जहां बराबरी का व्यवहार ज्यादा आम था। फारसी समाज के लिए दो बातें सबसे ज्यादा शर्मनाक थीं। पहली, झूठ बोलना, और दूसरी, कर्ज में होना। उनका तो ये भी मानना था कि जो इंसान कर्ज में है वो मजबूरन झूठ बोलेगा ही बोलेगा। चलिए अब चलते हैं मिस्र की ओर, एक ऐसी दुनिया जो यूनानियों की नज़र से देखने पर बिल्कुल उल्टी पुल्टी थी। ऐसा लगता था जैसे समाज के सारे नियम ही पलट दिए गए हों। हेरोडोटस ने देखा कि मिस्र में तो सब कुछ ही उल्टा था। जहां यूनानी पुरुष बाहर खेतों में काम करते, वहीं मिस्र के पुरुष घर पर बैठकर बुनाई का काम करते थे। औरतें घर संभालने के बजाय बाजार जाकर सामान बेचती थी। पुरुष कंधों पर नहीं, सिर पर बोझ उठाते थे और मातम में बाल कटवाने की जगह दाढ़ी और बाल और लंबे होने देते थे। मिस्र के लोगों के लिए दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी थी सफाई। वे हर रोज शुद्धिकरण के अनुष्ठान करते थे और इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके प्याले से लेकर कपड़े तक हर चीज हर रोज धुले। ये आदत उन्हें उस दौर की बाकी सभ्यताओं से बहुत अलग बनाती थी। और मिस्र की भव्यता को समझना हो तो बस उनके लेबिरिंथ के बारे में सोचिए। 3000 कमरों वाली एक इतनी विशाल और पेचीदा इमारत कि खुद हेरोडोटस ने लिखा कि इसके बारे में बता पाना भी नामुमकिन है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि मिस्र की सोच की जटिलता का प्रतीक थी, जो यूनानियों के लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। अब हमारा अगला पड़ाव है बेबीलोन, एक ऐसा समाज जहां हर चीज की एक कीमत थी, यहां तक कि सामाजिक परंपराओं की भी। सब कुछ व्यापार और व्यवहारिकता पर चलता था। यहाँ का एक रिवाज तो बहुत ही अनोखा था, विवाह की नीलामी। सबसे पहले सबसे खूबसूरत महिलाओं की बोली लगती थी, जिसे सबसे अमीर आदमी जीतते थे। फिर इस नीलामी से जो पैसा आता था उससे कम खूबसूरत महिलाओं के लिए दहेज तैयार किया जाता था। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक हर एक महिला की शादी पक्की ना हो जाए। और हैरानी की बात यह है कि हेरोडोटस ने इस रिवाज को बेबीलोन की सबसे बेहतरीन प्रथा कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मजबूत सामाजिक सोच थी। ये तरीका ये पक्का करता था कि कोई भी महिला, चाहे वो कैसी भी दिखती हो या कितनी भी गरीब हो, बिना सहारे के न रह जाए। किसी भी समाज को समझना हो तो ये देखिए कि वो मौत को कैसे देखते हैं। मौत के बाद शरीर के साथ क्या किया जाता है, ये उनके सबसे गहरे विश्वासों को उजागर कर देता है।
यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग बल्कि एक दूसरे के एकदम उलट विचार देखने को मिलते हैं। फारसियों का मानना था कि शव को दफनाने से पहले उसे किसी पक्षी या कुत्ते के जरिए नोचा जाना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ मिस्र के लोग शरीर को ममी बनाकर हमेशा हमेशा के लिए सहेज कर रखने में यकीन करते थे। अब जरा यूनानियों के बारे में सोचिए। उनके लिए किसी का सही तरीके से अंतिम संस्कार करना एक पवित्र कर्तव्य था। तो जाहिर है ये दोनों ही प्रथाएं, एक में शव को जानवरों को सौंप देना और दूसरे में उसे हमेशा के लिए बचाकर रखना, उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली लगती थी। ये दिखाता है कि इन संस्कृतियों के बीच खाई कितनी गहरी थी। तो इन सारे अलग अलग रीति रिवाजों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि असली संघर्ष सिर्फ जमीन या ताकत के लिए नहीं था। असली लड़ाई तो इन गहरी सांस्कृतिक असहमतियों की थी। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के रिवाज नहीं थे, ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए थे जो कभी एक नहीं हो सकते थे। एक तरफ यूनानियों की आपसी बहस तो दूसरे तरफ फारस का शाही फरमान। एक तरफ मिस्र की दैवीय व्यवस्था तो दूसरी तरफ बेबीलोन की व्यवहारिकता। ये सोच की ऐसी लड़ाई थी जिसका कोई मेल नहीं था। और इन्हीं गहरे सांस्कृतिक मतभेदों ने उस नफरत और गलतफहमी को बढ़ाया जो आखिरकार ग्रीको-फारसी युद्ध के रूप में सामने आई। कह सकते हैं कि लड़ाई तो जंग के मैदान से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, लोगों के दिमाग में। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दुनियाएं इतनी अलग हों, जब लोगों के जीने के तरीके और बुनियादी मूल्य इतने अलग हों, तो क्या टकराव होना तय है?